दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, ज्यादा उम्र होने का एक फायदा होता है कि जो घटनाएं आपके आंखों के सामने घटती हैं या जो आप अपनी जिंदगी में जिन घटनाओं के बारे में पढ़ रहे होते हैं, जो कहीं पर हो रही होती हैं या सुन रहे होते हैं, उनके बारे में याद करके आज के दिन में, आज के युग में मन सिहर जाता है। दोस्तों, मैं 1960s में पैदा हुआ था और इतनी बड़ी जिंदगी में मैंने चाइना वार के बारे में सुना, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बारे में सुना, लाल बहादुर शास्त्री का प्रधानमंत्री बनते हुए भी सुना, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बारे में भी सुना, इंदिरा जी को प्राइम मिनिस्टर बनते हुए भी सुना। उसके बाद 1971 का जो वार हुआ पाकिस्तान के साथ में, वो भी सुना। 1965 का जो वार हुआ उसके बारे में भी सुना। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बारे में भी सुना। 1974-75 में जनवरी के महीने में ललित नारायण मिश्रा की जो हत्या हुई बिहार में, वो भी सुना, देखा, पढ़ा। उसके बाद 1975 के जून के महीने में जब इमरजेंसी लगी, वो भी सुना, देखा, पढ़ा, सहा। उसके बाद जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे अपोजिशन वाले, उनको सबको जो डिटेन कर दिया गया था, उसके बारे में पढ़ा, सुना। हमने इमरजेंसी के वो काले दिन भी देखे। फिर इमरजेंसी हटाई गई, वो भी देखा। इंदिरा जी हारी, वो भी देखा। मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनी, वो भी देखा। मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट को कैसे गिराया संजय गांधी और कमलनाथ जैसे लोगों ने मिलकर के, वो भी देखा। राजनारायण को पटाया इन लोगों ने और उस चक्कर में फिर वो डबल मेंबरशिप के आरएसएस के जो मेंबर होंगे वो गवर्नमेंट में नहीं रहेंगे, वो आरएसएस मेंबरशिप छोड़ दें, समथिंग लाइक दैट। वो तमाशा चला और अल्टीमेटली आई थिंक जुलाई के महीने में, जुलाई 79 में मोरारजी की गवर्नमेंट चली गई। जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने ये जनता पार्टी बनाई थी, वो इसी दुख के कारण भी चले बसे। उनको बहुत दुख हुआ इस बात का कि इन लोगों ने जो राजघाट में जाकर के शपथ खाई थी, उसको तोड़ दिया। चरण सिंह की गवर्नमेंट बनी, जिसको कि कांग्रेस ने आउटसाइड सपोर्ट दिया था, और बाद में जो धोखा दिया 15 अगस्त 79 को भारत के लाल किले के प्राचीर से एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने देश को एड्रेस किया था, जिनका नाम चरण सिंह था। उसके बाद में जब इलेक्शन हुए और इंदिरा जी वापस आ गई, थम्पिंग मेजॉरिटी से वापस आई जनवरी 1980 में, वो भी देखा। मई 1980 में जनसंघ को खत्म होते हुए देखा और भारतीय जनता पार्टी को बनते हुए भी देखा। अब यहां मैं रुकता हूं क्योंकि इसके आगे जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत भीषण है। हुआ यह था कि 13 अगस्त 1980 को ईद का दिन था। मुरादाबाद में दंगे भड़के। उन दंगों में जो होता है, हिंदू मुसलमान दंगा बनाया गया वो, और उसमें काफी लोग मरे। उसके बाद वो दंगा धीरे धीरे बढ़ते हुए मेरठ में चला गया, संभल गया, अलीगढ़ गया, लखनऊ पहुंचा, इलाहाबाद पहुंचा। मतलब 13 अगस्त का दंगा, 1980 का जो दंगा है, वो अक्टूबर तक पूरा प्रदेश सुलगता रहा। ऑब्वियसली, जैसे मैंने आपको बताया कि जनवरी 1980 में इंदिरा जी वापस प्रधानमंत्री बनकर के आ गई थी, तो वो तो प्रधानमंत्री थी। उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से जो भाषण दिया, वो मैंने सुना, और उन्होंने यही बोला कि देश विरोधी ताकतें जो है वो देश को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, इसमें बीजेपी का हाथ है, इसमें आरएसएस का हाथ है। अरे, मई के महीने में बीजेपी बनी है और बीजेपी का हाथ है और आरएसएस का हाथ है। खैर, इन दंगों के टाइम उत्तर प्रदेश में एक अपने आप को
राजा हरिश्चंद्र कहने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने इसकी इंक्वायरी बैठाई। इलाहाबाद के जस्टिस सक्सेना ने वो इंक्वायरी शुरू की। वो इंक्वायरी रिपोर्ट 1982 में सरकार को सबमिट कर दे दी गई। 1982 से सक्सेना रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश की सक्सेसिव गवर्नमेंट ने छुपा के रखा हुआ था। किसी ने हिम्मत नहीं की कि उसको पब्लिश करें। अब आपको मैं अगर बताऊं तो उस समय उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने। बहुजन समाज पार्टी की मायावती भी मुख्यमंत्री बनी। बीजेपी के भी मुख्यमंत्री बने, कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह भी बने थे। लेकिन किसी ने इसको नहीं उठाया, इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया। क्यों नहीं पब्लिक किया? क्योंकि इसमें मुस्लिम लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि मई 1980 के आसपास एक वाल्मीकि समाज की लड़की को अपहरण करके 4-5 मुसलमान लड़कों ने गैंग रेप किया और उसके बाद उसको छोड़ दिया। वाल्मीकि समाज उत्तर प्रदेश में क्या पूरे हिंदुस्तान में बहुत पिछड़ा हुआ समाज है। उनकी कोई सुनता नहीं है और कांग्रेस के जाए में क्या सुनेंगे जहां पर वो सामने मुस्लिम हो तो। उसके घर वालों ने, उस घर वालों ने उस लड़की की शादी तय कर दी। जब शादी के लिए बारात वरात आ रही थी तो उस समय भी मुसलमानों ने उसके बारात के ऊपर काफी अटैक किया, ये किया वो किया, मतलब मामला गर्म हो रहा था। 13 अगस्त 1980 को मुरादाबाद की ईदगाह में नमाजी लोग इकट्ठा हुए और वहां पर अफवाह उड़ा दी गई कि सुअर ईदगाह में घुसेड़ दिया गया है। उसके बाद दंगे भड़के। जब दंगे भड़के तो वही होता है, पुलिस वालों ने उनके ऊपर गोलियां चलाई, कुछ 20-25 लोग वहां पर मरे। जो भी हुआ, एसपी और डीएम ने जो अपना काम करना था वो किया। लेकिन अफवाह यह फैला दी गई कि मुरादाबाद में ढेर सारे लोग मर गए हैं और उस चक्कर में संभल में, मेरठ में, लखनऊ में और इलाहाबाद में, मतलब मैं तो ये बोलता हूं कि पूरे इलाके में दंगे फैल गए। अब सुनिए, मेरे एमएससी प्रीवियस के एग्जाम्स जुलाई में अगस्त में शुरू हो रहे थे डीवी कॉलेज देहरादून में, और उसी समय मेरे को हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड पूना से अपॉइंटमेंट लेटर आया था। मैं एग्जाम दे करके नौकरी ज्वाइन करने के चक्कर में था, लेकिन जब मैं एग्जाम देने गया तो वहां पर मास कॉपिंग चल रही थी। इनॉग्रेटिव केमिस्ट्री का पेपर था, मार्क्स कॉपिंग चल रही थी। मैं क्लासरूम में गया, देखा कि वहां पर सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास के, वो लोग किताब लेके बैठे हुए हैं। मैंने वर्कआउट कर दिया। मैंने बोला मैं एग्जाम नहीं दूंगा। मैं अपने जिंदगी में नकल करके पास हुए का तमका नहीं लगा सकता। मैं निकल आया और उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो जाकर के पुणे में नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। मैंने अपने सारे सर्टिफिकेट इकट्ठा किए और उसके बाद में फिर ट्रेन पकड़ी, देहरादून एक्सप्रेस, जिसको 8 डाउन बोलते हैं। वो लखनऊ तक जाती है। लखनऊ से उतर करके फिर मेरे को कानपुर बस से जाना पड़ता था, कानपुर से फिर हम बस से जाकर के अपने गांव पहुंचते थे। तो मैं चला, 15 अगस्त के बाद की बात है, मेरे ख्याल में 18 या 19 की बात हो गई। मुझे 20 तारीख को पुणे पहुंचना था, ऐसा कुछ था।
तो जब रात को करीब 2 बजे के आसपास में मुरादाबाद गाड़ी पहुंची तो थोड़ा सा देखा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि भाई मुरादाबाद में क्या हो रहा था। चारों तरफ पुलिस स्टेशन पे खड़ी थी, बाहर भी सब शांति थी। खैर, लखनऊ पहुंचे, वहां से बस से इलाहाबाद पहुंचे, मतलब कानपुर पहुंचे, फिर वहां से इलाहाबाद पहुंच गए। वहां पर एक गवर्नमेंट का जो उस नौकरी में एक बॉन्ड था, उस बॉन्ड को मुझे अपने पिताजी से साइन करवाना था। वो मैंने काम करवाया। उसके बाद में जब इलाहाबाद गया तो इलाहाबाद से मेरे को पूना जाना था। वहां पर भी देखा तो इलाहाबाद में जिस समय मैं इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के लिए निकल रहा था, उस समय किस तरीके से मैं इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचा हूं मुझे मालूम है। सारे इलाके में पुलिस थी, मिलिट्री का मार्च हो रहा था, और कैसे भी जान बचा करके इलाहाबाद स्टेशन पहुंचा और वहां से काशी एक्सप्रेस पकड़ी। काशी एक्सप्रेस पकड़ करके उसमें मेरा रिजर्वेशन था पुणे के लिए, तो काशी एक्सप्रेस का जो एक डिब्बा पुणे के लिए जाता था वो भुसावल में कट गया, और भुसावल में काफी देर तक वो डिब्बा खड़ा रहा। दूसरे दिन रात को या पता नहीं कब वो कोई पुणे की गाड़ी होगी, उसमें वो डिब्बा लगा, और फिर मैं पुणे मॉर्निंग में पहुंचा और वहां जाकर के मैंने कंडक्टर पे लग जाएंगे। मैं 2 महीने करीब पुणे में रहा हूँ, अक्टूबर तक शायद पुणे में था मैं, यस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तब तक इलाहाबाद से लेकर के मुरादाबाद के दंगे खत्म नहीं हुए थे। मैं रोज पुणे में अखबारों में पढ़ता था, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि भाई ठीक है यूपी में क्या हो रहा है वो देखता था। तो ये हुआ है। अब जाकर के 8 अगस्त को सोचिए, 80 के दंगे की रिपोर्ट 43 साल के बाद योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने असेंबली में पेश की है। सक्सेना की रिपोर्ट, जस्टिस सक्सेना जो सन 82 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर गए थे, उस रिपोर्ट को अब पेश किया गया है। अब उसमें उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि जो मुरादाबाद के दंगे थे वो प्लान थे। आप लोगों को मालूम है कि एक राहुल गांधी की एक फेवरेट पार्टी है जिसको वो लोग बोलते हैं, बहुत सेकुलर पार्टी है, IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग करके ऐसा बोलता है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 2 डॉक्टर, जिनका मुरादाबाद के थे, वो जिनका कुछ पॉलिटिकल एम्बिशन था, MLA का या कुछ MP का इलेक्शन लड़ना चाहते होंगे, उन्होंने उनको एक रास्ता अपनाया कि दंगा करवा करके मुसलमानों के मसीहा बन जाओ तो आपको आराम से इंदिरा गांधी जी या विश्वनाथ प्रताप सिंह टिकट दे देंगे। उन्होंने ये दंगा प्लान किया था, और रवि सक्सेना की रिपोर्ट ने सीधा बोला है कि इसमें RSS का और बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। ऑन द कंट्रेरी, RSS के लोगों ने और बीजेपी के लोगों ने हिंदुओं को बचाया है, अदरवाइज और भी घटनाएं होती थी। असेंबली में उस समय बताया गया था कि दंगों में करीब 300 लोग मरे हैं, समथिंग लाइक दैट, लेकिन मेरे तो लगता है कि 1000 से ऊपर ही मरे होंगे। अब ये है कि रिपोर्ट में सक्सेना साहब की रिपोर्ट ने बोला है कि इस दंगे को मुस्लिम लोगों ने प्लान किया था। जो मुरादाबाद के लोकल लीडर थे, मुस्लिम लीडर, उन लोगों ने प्लान किया था। MP सक्सेना साहब थे, रवि सक्सेना नहीं, MP सक्सेना साहब थे जिन्होंने रिपोर्ट पब्लिक की थी। उसके बाद में कहीं पर भी उन्होंने बोला था, इसमें लिख रहा है कि मुस्लिम लीग के समीम अहमद और हमीद हुसैन अलियास अज्जी का ये काम था। 458 पेज की ये रिपोर्ट है, जिसको कि सुरेश खन्ना साहब ने, जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं, सुरेश खन्ना जी, उन्होंने इसको रखा है।
कमीशन ने कंक्लूड किया है कि जो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसपी आर्या थे और जो सीनियर सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस बीएन सिंह थे, उन्होंने एडिक्वेट प्रिकॉशन लिया था और जो ईदगाह के ऊपर फायरिंग करने का जो ऑर्डर दिया था, वो इसलिए दिया था क्योंकि वहां की जो पब्लिक है वो पुलिस के ऊपर और आसपास के इलाकों में जो पब्लिक है उनके लिए थ्रेट बन गई थी। इस रिपोर्ट को 14 टाइम मुख्यमंत्रियों के सामने रखा गया है, लेकिन किसी ने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। जैसा होता है कि हर एक रिपोर्ट जो मुस्लिमों के खिलाफ होती है उसमें कांग्रेस कूद जाती है, तो कांग्रेस ने बोला कि ये तो बीजेपी इसमें फायदा लेना चाहती है, ये लेना चाहती है, वो लेना चाहती है। एक अलग बात है। सबसे बड़ी तकलीफ तो इस समय मेरे ख्याल में हमारे मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश सिंह को ही होगी। तो ये एक खबर थी और ये इम्पोर्टेंट खबर थी जिसके बारे में कभी कोई बोलता नहीं है। मेरा उद्देश्य रहता है कि कहीं से ऐसी कोई खबर निकल के लेकर के आऊं जिसको मीडिया दबाता है, और इसको शायद मीडिया ने दबाया भी होगा। मैं तो इंडिया में नहीं हूं तो मुझे नहीं मालूम पड़ता कि इंडिया के समाचारों में और इंडिया के टीवी में क्या दिखाया जाता है, लेकिन ये पक्की बात है कि इसको जरूर दबाया गया होगा। और मैं योगी आदित्यनाथ को इस बारे में धन्यवाद देता हूं कि जो मेरे अंदर भी एक मतलब हमेशा सवाल उठता रहता था कि मुरादाबाद के दंगे किसने करवाए, कैसे करवाए, उसको पब्लिक के सामने रख दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता का मैं तो सौभाग्य बोलूंगा कि योगी जैसा एक जबरदस्त मुख्यमंत्री उनको मिला है जो किसी से भी डरता नहीं है और 24 घंटे में से कम 20 घंटे या 21 घंटे जनता की सेवा में लगा रहता है। तो मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, दोस्तों यारों के साथ में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो पाने के लिए मेरे बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। कल 15 अगस्त है। सभी भारतीयों को, चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो, सबको मेरा 15 अगस्त के लिए शुभेच्छा। नमस्कार। जय हिंद।